और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का 10.1 का इंट्रोडक्शन। यानी कि अगर हम बात करें तो आज हम चैप्टर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वृत्त। ठीक, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। पहले हम ये समझते हैं कि वृत्त बनता कैसे, ठीक। फिर ये समझेंगे कि वृत्त की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक। ये समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे अगर हम बात करें, देखो अगर हम त्रिभुज बनाए, इसमें 3 भुजा है, बात ना करो बच्चे। अगर हमने चतुर्भुज बनाया तो इसमें 4 भुजा है, और अगर इसमें हम पंचभुज बना दें, 4 5 भुजा है। खष्टभुज बनाए तो 6 भुजा है। इस तरीके से अगर हम इसी तरीके से 7 भुजा, इसी तरीके से अगर हम 1 2 3 4 आए बच्चे समझे कि यहाँ पर हमने कई आकृति बनाया है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, 7 भुजा, अष्टभुज, इस तरीके से हमने बनाया है। हमने एक चीज एनालिसिस किया। एनालिसिस ये किया कि जब मैं लगातार भुजाओं की संख्या को बढ़ा रहा हूँ तो ये लगातार, ये देखिए वृत्त के जैसा कुछ बनता चला जा रहा है। यहाँ देखिए त्रिभुजाकार था, चतुर्भुजाकार, यहाँ पंचभुजा, यहाँ खष्टभुज, ये देखिए धीरे 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 वृत्त का आकार लेते चला जा रहा है। तो जब बच्चे मैं लगातार भुजाओं की संख्या बढ़ाता रहता हूँ और भुजाओं की संख्या इतना ज्यादा बढ़ा देता हूँ कि भुजाएं एक समय जो है वो बिंदु का रूप लेती है। इतनी ज्यादा भुजाओं की संख्या को मैं बढ़ा देता हूँ, किसका रूप ले लेता है? बिंदु का रूप ले लेता है। और जब बिंदु का रूप ले लेता है तो किसका आकार ले लेता है? वृत्त का। बस समझ में आई? यानी भुजाओं की संख्या को यदि मैं लगातार बढ़ाता रहूं तो एक समय भुजाएं जो है इतनी छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि वो बिंदु के जैसा हो जाती है। और जब बिंदु के जैसा हो जाती है तो क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो वृत्त जो है वो कई बिंदुओं का, यानी बिंदुओं का क्या है? समाहार। यानी वृत्त में ढेर सारे बिंदु होते हैं, क्योंकि अनंत भुजा भी कर सकते हैं, लेकिन ये भुजा जो है किसका आकार ले लिया है? बिंदु का आकार ले लिया है। इतनी ज्यादा हमने बढ़ा दिया, वो का किसका आकार ले लिया? बिंदु का आकार ले लिया। इस समय यानी कि अगर इस प्रकार हम कहना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि वृत्त जो है वो कई बिंदुओं का क्या है? समाहार, या कई भुजाओं का, ठीक, अनंत भुजाओं का, अनंत बिंदुओं का समाहार है। ए बच्चे, ये तो हमने समझा कि वृत्त बनता कैसे है। दूसरी बात यह है कि अब हम ये समझते हैं कि आखिरकार वृत्त की आवश्यकता क्यों पड़ी। समझिएगा सब लोग ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, किसी धावक को अगर हम इस पे दौड़ा रहे हैं, वो यहाँ से स्पीड बनाएगा, लेकिन यहाँ आकर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर यहाँ से स्पीड बनाएगा, यहाँ आकर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम चतुर्भुज में बात करें बच्चे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए तो इसकी अपेक्षा जितना हमको टर्न लेना पड़ रहा था, इसकी अपेक्षा यहाँ था थोड़ा सा कम टर्न लेना पड़ रहा है। यानी यहाँ भी स्पीड कम होगी, लेकिन इसकी अपेक्षा कुछ कम होगी, है ना। तो यहाँ अगर इसी तरीके से हम यहाँ दौड़ाएं तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इन दोनों की अपेक्षा ही उसको यहाँ मुड़ने में कम वक्त लगेगा। यहाँ मुड़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा, यहाँ इसकी अपेक्षा कम लगेगा, लेकिन यहाँ इन दोनों की अपेक्षा ही कम लगेगा। और यदि मैं इसमें बात करूँ तो इन तीनों की अपेक्षा भी उसको मुड़ने में कम वक्त लगेगा। इसी प्रकार इसमें बात करूँ तो और जल्दी मुड़ जाएगा, इसमें बात करूँ तो और जल्दी मुड़ जाएगा, और यदि हम वृत्त में बात करें तो मुड़ेगा ही। यानी उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं। जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है वो उसी स्पीड से दौड़ता रहेगा, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता। तो यदि कोई सर्कुलाकार पथ पर किसी को हमको मोशन कराना है, यानी हमें किसी चीज़ को ऐसे मोशन कराना है ताकि वो एक समान गति से चले, उसकी गति कम ना हो, ठीक। अब या तो एक समान गति से चलाना है तो सीधे चलने दो, अब तक हम सीधे तक कहाँ तक ले जाएंगे? यहाँ समझेगा, यानी गति किसी की कम ना हो, वो एक समान से चलती रहे,
इसलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? वृत्त की आवश्यकता पड़ी। जैसे धावक को अगर हम सर्कुलाकार जो कि पाथ पर दौड़ाएंगे अगर हम, तो इन सभी की अपेक्षा जो है वो जल्दी दौड़ेगा। उतनी ही डिस्टेंस को, उतनी ही दूरी को इन सभी की अपेक्षा कम समय में तय करेगा, जबकि हम अगर इनमें दौड़ाएं तो इन सभी की अपेक्षा ज्यादा समय लेगा। बात समझाई? वृत्त की अपेक्षा ज्यादा समय लेगा। तो पहली बात तो हमने ये जाना कि वृत्त बनता कैसे है, फिर हमने ये जाना कि वृत्त की आवश्यकता क्यों पड़ी। बात समझाई? उसके बाद समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे। अब आगे समझिए। देखो बच्चे, जो जान रहे अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे वो सुने ध्यान से। ये वृत्त हो गया, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। देखो, अगर हम बात करें तो जहां अगर हम गोला प्रकार रखें, गोला प्रकार रखकर ऐसे घुमा दें, तो जहां पर गोला प्रकार की नोखी रखी जाती है वो केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। तो या भी समझे, जो केंद्र होता है वो वृत्त के बीचों बीच होता है। या ऐसे कह लीजिए कि एक निश्चित बिंदु से कई बिंदुओं को, यानी कि इस तरीके से हम एक निश्चित बिंदु से कई बिंदु, इस तरीके से कई बिंदुओं को लेने पर क्या बनता हमारा? वृत्त बनता है। और वो वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर के कई बिंदुओं को मर्ज कराने पर हमारा क्या होता है? केंद्र, वृत्त बनता है। और वो जहाँ पर एक निश्चित बिंदु, उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक। और समझिएगा, जो केंद्र होता है वो वृत्त के एकदम मध्य में होता है, बीचों बीच होता है। ठीक। केंद्र को बच्चे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक। इसे सेंटर भी कहा जाता है, लेकिन ओ का डिनोट करने मतलब होता है ऑरिजिन। ऑरिजिन की स्पेलिंग जो है वो ओ से प्रारंभ होती है, इसीलिए केंद्र को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चे समझेगा। अब अगर हम बात करें केंद्र से किनारे की तरफ से जहां लेके जाएं, ये त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को अंग्रेजी में हम लोग रेडियस कहते हैं। रेडियस, इसलिए त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये बच्चे आप जितनी त्रिज्याएं खींचेंगे वो सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? जैसा कि मैंने बताया कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर के घुमाने पर क्या बनता है? हमारा वृत्त बनता है। कई बिंदुओं में मिलाया, इसलिए जो है ये सभी बिंदुओं से जो है वो क्या रहेगा? बराबर दूरी पर रहेगा। ये सभी त्रिज्याएं जो है वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सब के सब आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक। उसके बाद समझिएगा, अगर बच्चे हम बात करें, देखो ये केंद्र था। अब केंद्र से यदि मैं किनारे की तरफ ले गया तो त्रिज्या, और यदि मैं, अच्छा पहले जीवा सुनिए। देखो बच्चे, जीवा बता दे। अगर हम बात करें, बताइए, देखो बच्चे, अगर हम इधर केंद्र से किनारे ले गए तो त्रिज्या हुई, और इस किनारे भी अगर लेकर आए तो ये भी त्रिज्या हुई। एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो हम इसे कहते हैं व्यास, डायमीटर, यानी डी होता है। डी बराबर होता है, ये बच्चे व्यास को डायमीटर कहा जाता है अंग्रेजी में, इसलिए डी से डिनोट किया जाता है। तो कई आ रहा है, एक आ रही, कितना हो गया? लेकिन हम व्यास कहेंगे कब? व्यास तब कहेंगे ऐसी कोई रेखा जो हमारे केंद्र से होकर क्रॉस होती रहे, ऐसे, ये क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। कब कहलाएगी? जब वो केंद्र से होकर जाती रहे। यानी डी बराबर कितना होता है? 2r। 2r मतलब 2 त्रिज्या। और अगर हम बात करना हो, अगर 2 से भाग कर दें तो d/2 बराबर का हो जाएगा r। यानी त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दूना होता है। बस नहीं, 2 गुना होता है। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब ये बात हुई कि अगर कोई रेखा जो है वो केंद्र से होकर क्रॉस हो जाएगी तब तो उसे हम व्यास कहेंगे। अगर केंद्र से होकर क्रॉस ना हो तब, मान लेते हैं ऐसे, अगर केंद्र से होकर क्रॉस नहीं हो रही तब उसे क्या कहेंगे? हम जीवा कहेंगे।
क्या कहेंगे? जीवा। जीवा कहेंगे। ठीक। ये बच्चे अगर हम बात करें केंद्र से होकर जाएगी तब तो व्यास कहेंगे, और केंद्र से होकर नहीं जाएगी तब क्या कहेंगे? जीवा। लेकिन समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये भी एक जीवा ही है। क्या समझिएगा? ये मदक जीवा, जैसे समझिएगा ध्यान से, ये सभी की सभी जीवाएं हैं और ये भी जीवा है। इसका हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। ठीक, हमने इसका एक स्पेशल नाम दे दिया व्यास, और व्यास भी एक क्या है? जीवा है। यह समझिएगा। अगर हम पूछे कि इनमें सबसे बड़ी जीवा बताओ तो कौन सी है? सबसे बड़ी जीवा ये वाली है ना। सबसे बड़ी रेखा कौन है? ये है। क्या है? कौन है सबसे बड़ी रेखा? ये। तो जो व्यास की सबसे बड़ी जीवा होती है वही क्या होती है? व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास। बातें कंफर्म हुई थी? इरेज कर दें इन सभी चीजों को। उसके बाद अब आगे समझिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें इसकी, अगर हम टोटल लेंथ को निकालना चाहें, इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि कह लीजिए, परिमाप कह लीजिए, अंग्रेजी में पेरीमीटर बोला जाता है, या सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो जानते रहिए। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। ये बच्चे अगर हमको इसकी टोटल लंबाई निकालनी है तो हम कहाँ निकालते हैं? परिधि निकालते हैं। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। देखो अभी तक तो हमने जो कुछ भी बताया है वो आपको बेसिक चीजें बताया, जो आप 8 में पढ़े होंगे या 9 में पढ़े होंगे। अभी 10 वाली बात हमने को नहीं बताया, इसलिए बता दिया कि अगर कोई बच्चा जो है वो पिछली क्लास चीजें ना पढ़ा हो, या मैं जब आर वगैरह लिखूंगा, डी वगैरह लिखूंगा और ये सब सारी चीजें लिखूंगा तो वो नहीं समझ पाएगा क्या है क्या नहीं। और हाँ बच्चे, कॉर्ड को जीवा को अंग्रेजी में कॉर्ड कहा जाता है। ठीक, CHORD कॉर्ड होता है। आप समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। देखो ये हम बात करें, ये वृत्त जो है, वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? हाँ यहाँ समझिएगा ध्यान से। वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। ये बाहर वाला भाग जिसे बहिर्भाग कहा जाता है, एक्सटीरियर। बहिर्भाग एक्सटीरियर कहा जाता है, और ये अंदर वाले भाग को हम लोग अंतर्भाग कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर कहते हैं, अंग्रेजी में इंटीरियर कहा जाता है। और ये हमारा हो गया एक वृत्त। ठीक, तो ये जानते रहिएगा वृत्त जो है वो वृत्त को वृत्त जिस स्तर पर स्थित होता है उसको कितने भाग विभाजित करता है? 3। अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त वाला भाग भी तो है। तो चलिए आगे समझिएगा ध्यान से। अभी तक हमने जो बताया बच्चे वो सारी चीजें जो है ये 8 और 9 की है। अब आते हैं हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ने वाले हैं। समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। देखो अगर ये वृत्त है, अगर ये वृत्त है, देखो ये वृत्त है, अगर यहाँ हम कोई जीवा खींच देते हैं, ठीक, समझिए हमने इसमें एक जीवा ड्रा किया। ये बताओ कितने भागों में बटा? 2। एक ऊपर वाला भाग है और एक इसमें बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये बच्चे जो बड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और जो छोटा होता है लघु वृत्तखंड। ठीक, ऊपर वाले को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और मतलब कि जो बड़ा रहेगा उसे दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा रहेगा उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक, जो बड़ा होता है उसे बच्चे अंग्रेजी में मेजर कहा जाता है। मेजर वृत्तखंड को कहा जाता है सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट, और जो छोटा होता है उसे माइनर कहा जाता है। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर।
तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम पूछे इसमें बताओ, अगर हम नाम दे दें यहाँ से ओ ए या बी वगैरह दे दें। अगर हम आपसे पूछे इसमें समझो, एक होता है चाप जिसे अंग्रेजी में आर्क कहा जाता है, ARC आर्क। ये बताओ कि बड़ा चाप कौन सा है, ABO या OBA? ये समझिएगा, ये होता है हमारा चाप होता है। क्या होता है? चाप। ये वाला बड़ा है जिसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे? तो ये हमारा हो गया दीर्घ चाप, और दीर्घ चाप हमारा ये है, ठीक, मेजर आर्क। और ये वाला छोटा है जिसे कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं? लघु चाप। तो जब बच्चे समझेगा जीवा द्वारा अलग होता है तो हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को लघु वृत्तखंड। समझते रहिएगा, ये छोटी छोटी बातें जब क्लियर रहेंगी तभी आने वाले क्वेश्चन जो है वो क्लियर रहेंगे। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, इसमें भी बटा है। यहाँ मान लेते हैं O A यहाँ वगैरह C वगैरह मान, समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। अब अगर हम बात करें इसमें भी दो भाग हुआ है, यदि आपको ना पता तो बता रहे हैं, बात ना करिए ना तो नुकसान आप को बता दे रहे हैं। क्या समझिए, इसमें भी दो भाग है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इसे क्या कहेंगे पता किसी को? हाँ, यहाँ समझिएगा, ये जीवा द्वारा नहीं अलग हो रहा है, किसके अलग हो रहा है? त्रिज्या के द्वारा अलग हो रहा है। तो जब जीवा के द्वारा अलग होता है तो वृत्तखंड कहा जाता है। समझिएगा अंतर दोनों में, जब जीवा के द्वारा अलग होगा तो वृत्तखंड कहा जाएगा, और जब त्रिज्या के द्वारा अलग होगा तो त्रिज्यखंड कहा जाएगा। ये दोनों में अंतर जानते रहेगा कि वृत्तखंड किसे कहते हैं और त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। अगर जीवा द्वारा अलग होगा तो वृत्तखंड, और त्रिज्या द्वारा अलग होगा तो ये देखो, ये बच्चे ये वाला बड़ा है जिसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड अंग्रेजी में कहा जाता है मेजर सेक्टर। त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्टर, मेजर सेक्टर। और ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, ठीक। बड़े वाले को मेजर, छोटे वाले को माइनर, और सेक्टर कहा जाता है त्रिज्यखंड को। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ये दीर्घचाप और ये लघुचाप। बस नहीं, तो यहाँ समझिएगा, ये अंतर जानते रहेगा कि अगर जीवा द्वारा अलग होगा तो वृत्तखंड, और त्रिज्या द्वारा अलग होगा तो त्रिज्यखंड। चलिए अब आपको पूछते बाकी हम तो बताएंगे ही, अब आप दिमाग लगा के बताइएगा। ये बताइए कि जो वृत्तखंड होता है वो किसके किसके बीच का भाग होता है? जीवा और चाप के बीच। और जो त्रिज्यखंड होता है त्रिज्या और चाप के बीच। ये बात 9 में बताए थे, 10 में बता दे रहे। समझिएगा ध्यान से। अगर कोई पूछ ले कि ये बताइए कि ये जो वृत्तखंड होता है वो किसके बीच का भाग होता है, तो ये समझो ध्यान से, ये किससे घिर रहा है। तो अगर हम बात करें तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। अगर हम वृत्तखंड की बात करें तो ये देखेंगे वृत्तखंड हमारा ये किससे किससे घिर रहा है। ये बच्चे अगर हम इसको थोड़े समय के लिए अगर इसे मिटा दें तो समझा ध्यान से, देखा कि कैसे कैसे घिरा था। एक तो घिरा था हमारे जीवा से, और दूसरा घिरा था हमारे चाप। तो जिससे जिससे घिरा उसी के बीच का भाग है। तो जो हमारा वृत्तखंड होता है वो चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। ये चाप क्या होता है बच्चे? ये चाप होता है, समझिएगा ध्यानपूर्वक, चाप होता है जब आप गोला प्रकार में ये जो पेंसिल फिट करते हैं और ये रख करके जो घुमाते हैं, ये पेंसिल जो घूमती है, ये हमारा चाप होता है, आर्क अंग्रेजी में कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ये जाने कि त्रिज्यखंड किसके किसके बीच का भाग होता है, तो समझिएगा ध्यान से। एक तो हो गया चाप और दूसरा गिरा है त्रिज्या। तो त्रिज्या और चाप के बीच का भाग होता है त्रिज्यखंड, और जीवा और चाप के बीच का भाग होता है वृत्तखंड। कितनी बात कंफर्म हो गई? अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखा के बारे में, ठीक।
स्पर्श रेखा क्या होती है उसको भी समझ लीजिए। देखो बच्चे समझिए ध्यान से, अगर ये हमारा वृत्त हो गया, हमको कोई एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रा करते हैं, ये वृत्त को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट पर। तो यहाँ समझिएगा ये वृत्त को केवल टच करके जा रही है, केवल छू कर निकल रही है, ठीक। इसीलिए इसे कहा जाता है स्पर्श रेखा। क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा कहा जाता है। स्पर्श रेखा जिसे अंग्रेजी में टेंजेंट कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? टेंजेंट। तो समझिएगा ध्यान से, यानी कि अगर हम बात करें, ये कई बिंदु से जा रही है, एक बिंदु। अब अगर हम दूसरी कोई रेखा यहाँ से ड्रा करना चाहें तो क्या ड्रा कर सकते हैं? नहीं। तो एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। कितने बिंदु से? एक बिंदु। एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बस नहीं। तो जो है वृत्त, जो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और समझिएगा, यदि हम ये केंद्र से स्पर्श बिंदु को, देखो ये हमारा स्पर्श बिंदु, अगर स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ध्यान दीजिएगा। यानी स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या से यदि रेखा मिलाई जाए तो उसी के साथ हमेशा जो है ये परपेंडिकुलर होती है, और यानी कि लंब होती है, हमेशा 90 अंश का एंगल फॉर्म की। जानते रहेगा स्पर्श रेखा हमेशा कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। बस समझ सकते। उसके बाद समझिएगा कि हम जान गए कि स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा पर हमेशा से क्या होती है? लंब होती है। यानी यदि हम स्पर्श बिंदु को स्पर्श रेखा से, स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से अगर मिलाते हैं तो वो जो होता है हमारी स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। उसके बाद समझिएगा, अगर हम पूछें कि कोई ऐसा बिंदु बताए जो हमारे स्पर्श रेखा पर भी हो और वृत्त पर हो, तो कौन सा बिंदु होगा? ये बिंदु। स्पर्श बिंदु जो होती है हमारी, वो स्पर्श रेखा तथा वृत्त दोनों पर ही उभयनिष्ठ होती है। यह ऐसा पॉइंट है जो हमारे लाइन में भी है और वृत्त पर। बस सुनाई। उसके बाद समझिएगा ध्यान से बच्चे, अभी तो हमने देखा कि ये रेखा केवल एक पॉइंट पर टच करके निकल जा रही है। अगर हम क्या काम करें, एक ऐसी रेखा गुजार दें जो वृत्त को इस पार से उस पार निकल जाए, ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं, ठीक। छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। और स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बात सुनाई तय। और स्पर्श रेखा जो होती है वो हमेशा जो है कि ये, अगर हम स्पर्श रेखा पर हमेशा त्रिज्या को ड्रा करें तो त्रिज्या हमेशा उसके साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। बात सुनाई। हाँ बच्चे, एक बात और जान लीजिए कि यदि हम बात करें किसी वृत्त पर जो है स्पर्श रेखाओं की, अगर हम बात करें तो केवल दो, अगर समांतर रेखा की बात करें तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं केवल दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। तो बाकी जो भी था इसका इंट्रोडक्शन 10.1 का हमने पूरा डीप में कवर किया है, पिछली जानकारी भी। और इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।